कन क्वे बच लो, अब गाँव हमारो सुन हे माँ गौरा, अब तेरो हिच सारो। लोक साहित्य की बात जब होती है, लोक रंगमंच की जब बात होती है, तो सबसे पहले उसमें लोक का तत्व देखा जाता है। अपने भीतर एक प्रसव पीड़ा चलती है और उस पीड़ा का जब प्रतिफल निकलता है तो एक बहुत बेहतरीन कोई रचना कभी कभी निकल आती है। जीतूत सो बनू छया गरीबा का बेटा, माता तसू मेरा छई दादी प्योली जैसू। कभी कभी लोक साहित्य से हम आज की पीढ़ी को उस अतीत से जोड़ पाते हैं जो उन्होंने देखा नहीं है। तो डिजिटल युग के भरोसे तो कोई अच्छी सृजन होगा, इस बात से मैं आश्वस्त नहीं हूं। शब्दों को मंच देना और लोक जीवन को कला के माध्यम से जीवंत रखना, हमारी खास सीरीज लेखक और लेखनी में आज हमारे साथ एक ऐसे ही राइटर हैं जिन्होंने लेखन, रंगमंच, संगीत और लोक संस्कृति चारों ही क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उत्तराखंड की लोक गाथाओं, पौराणिक प्रसंग, सामाजिक विषय और जनजागरण से जुड़े संदेश उन्होंने अपनी कला और लेखन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाए। उनके इस योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हमारे साथ हैं एक लेखक और रंगकर्मी डॉक्टर राकेश भट्ट जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। और अमर उजाला का जो पॉडकास्ट कार्यक्रम है, मैं लगातार इसको देखता हूँ। हमारे रीच तक जब भी आता तो लगता है कि अब अमर उजाला और उत्तरोत्तर आगे डिजिटल की दुनिया में भी अपने झंडे गाड़ रहा है। इस बात के लिए आपको, आपके अमर उजाला परिवार को बहुत विशेष बधाई। थैंक यू सर। जिस तरह से आप कई क्षेत्रों से जुड़े हैं, रंगमंच से भी, संगीत से भी, तो लेखन की हम बात करें तो पहले आपने लेखन शुरू किया या पहले आप रंगमंच से जुड़े? हाँ, मेरे मामले में ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस के फील्ड में हैं और रंगमंच का जो परफॉर्मेंस होती है उसमें पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी प्रस्तुति होने जा रही है जी, तो उसमें जो हमारा लेखन है वो हमारी प्रस्तुति के अकॉर्डिंग कितना एप्रोप्रिएट है, कितना उपयुक्त है। तो जब लगता है कि ये लेखन थोड़ा सा उसके मीटर से बाहर जा रहा है या उसकी विषय वस्तु से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो फिर उस लेखन को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है जी। जैसे उर्दू में आपने सुना होगा कि रदीफ और काफिये का खेल होता है। उसी तरह से हमारे लोक साहित्य में भी मीटर का बड़ा ख्याल होता है कि अगर हमारे संवाद एक विशेष शैली में है, जैसे पंडवानी शैली में है, जैसे बगडवाली शैली में है, जैसे रम्माण शैली में है, जैसे मुखौटा शैली में है, ये अलग अलग शैलियां हैं, तो इन शैलियों को एक विशेष बंध में रखा जाता है, जिसे पट्टबंध कहा जाता है। तो पट्टबंध का मतलब सीधा सीधा होता है कि मीटर का हिसाब होता है कि अगर ये मीटर से बाहर कोई शब्द जा रहा है तो उसको काटना छांटना होता है और एक सर्टेन मीटर के अंतर्गत अपना लेखन, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे प्रोज हो, वो हमको जरूर एक निर्देशक के तौर पे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो कब से आपने लिखना शुरू किया लोक साहित्य के? मैं वैसे तो यूँ कहूँ, मेरा पहली रुचि कविताओं को लिखने में हुई। छोटी मोटी कविताएं जितनी हमारी मतलब स्कूल लाइफ में, कॉलेजेस लाइफ में जो समझ रही होगी जी, उस हिसाब से छोटी छोटी कुछ कविताएं, कुछ छंद, कुछ इस तरह से लिखना हमारा शुरू हुआ। मूलतः लेखन का कार्य एक गद्य के रूप में मैं मानता हूँ कि मैं किसी विषय पर कहानी लिख लेता था जी, किसी विषय पर अगर समसामयिक उसकी चर्चा करनी, उसका विमर्श करना, तो उस पर लिख लेता था। आज भी मैं यदा कदा फेसबुक पोस्ट हो, दूसरी और सोशल साइट्स की पोस्ट हो, किसी पत्रिका के लिए हो, तो मेरा जो पहला रुचि है वो गद्य की रुचि है। और काव्य भी मेरा मतलब मुझे लगता है कि लिखने से ज्यादा पढ़ने में मेरी रुचि है। और पढ़ते पढ़ते कभी कभी जब ख्यालात आ जाते हैं तो शब्दों में कभी कभी कविता बन जाती, कभी गजल बन जाती है। तो कोई कभी कविता आप सुना भी दीजिए जैसे हमारे दर्शकों को। जैसे हम लोग एक नाटक कर रहे थे, लोक नाटक सुमाड़ी का पंथा दादा एक है। जी, पंथा दादा हमारे लोक नाटकों में और हमारे लोक साहित्य में हमारे इतिहास का एक बड़ा नायक हुआ है। अगर आपने कभी उनका जिक्र सुना हो तो वो गढ़वाल की राजशाही के खिलाफ एक ऐसा नाम है जिन्होंने राजा को और रानी के राजतंत्र को जिन्होंने चेतावनी दी। और श्रीनगर के पास में गांव है सुमाड़ी गांव। सुमाड़ी गांव में ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष के पंथा दादा ने अपनी आहुति दी आग में, रानी के जो उनका फरमान था उसके खिलाफ।
जी। तो तब जब कभी-कभी ये लगता है कि नाटक में इस तरह के कभी-कभी गीतों की ज़रूरत पड़ती है, तो लोक साहित्य में उन्हें लोकगीतों की शक्ल में ढाला जाता है। जैसे सुण हे माँ अब तेरो तेरो हीच सारो, सुण हे माँ गौरा अब तेरो हीच सारो, कन क्वे बचलो कन क्वे बचलो अब गाँव हमारो, सुन हे माँ गौरा अब तेरो हीच सारो, तो को तो है माँ निर्वंशकारी, तो को तो है माँ निर्वंशकारी, जौन हमारू यू कर्मकारी, जौन हमारू यू कर्मकारी, अब तुहीच सारो, सुन हे माँ गौरा अब तेरो हीच सारो। अब बहुत यहाँ पर खूबसूरत। ये जो गीत की जरूरत पड़ी, जब देखते हैं कि नाटक का बिंब किस तरह से उठाया जाए, नाटक को संगीत में कैसे ढाला जाए, नाटक में साहित्यिकी को कैसे रखा जाए, तो तब ऐसे गीतों की जरूरत पड़ती है। और अंदर का एक लेखक फिर थोड़ा सा ये कुछ लिखने को मजबूर करता है, तो इस तरह के गीत फिर जन्म ले लेते हैं। तो लेखन के समय किस तरह से रंगमंच और संगीत आपके अंदर काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेखन और रंगमंच तो एक दूसरे के बिल्कुल पर्याय हैं। जब एक अच्छा लेखन आपके पास होगा, जब एक अच्छा विचार एग्जीक्यूट जब कागज पर होता है, जब एक स्क्रिप्ट बनती है, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि हमारा जो नाटक है वो और समृद्ध होता है। और लोक साहित्य की बात जब होती है, लोक रंगमंच की जब बात होती है, तो सबसे पहले उसमें लोक का तत्व देखा जाता है कि उसमें हमारे गाड़ गदेरों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें नदी की बात हो रही है, नहीं, पशु पक्षियों की बात हो रही है, नहीं हो रही, खेत खलिहान की बात है कि नहीं है। जी। ये बहुत विशेष तरह के बिंब हमारे काव्य में, नाटक में, या जो दूसरी तरह की भी लोक कहानियां, उसमें इन बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लेखक और निर्देशक को साथ साथ चलने की जरूरत होती है। निर्देशक के अकॉर्डिंग अगर लेखन हो रहा है तो उसमें तो चार चांद लग जाते हैं फिर, और अगर निर्देशक स्वयं लेखक है तो फिर तो उसके मन की अपनी सोने बात पे होती है, सुहागा। सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बहुत सी बार में ऐसा हुआ है जब कभी हमें तात्कालिक रूप से विषय दिया जाता है कि भाई एक ऐसी तत्कालीन समस्या है, इस समस्या को लेकर के आपको 2 दिन के भीतर या 3 दिन के भीतर प्रस्तुति करनी है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन अपने भीतर एक यात्रा हो जाती है और फिर एक नाटक जन्म लेता है, या एक गीत जन्म लेता है, या फिर एक गद्य जन्म लेता है। तो लेखन की तो अपनी एक मैं ये कहता हूँ कि अपनी एक प्रसव पीड़ा जैसी है, अपने भीतर एक प्रसव पीड़ा चलती है, और उस पीड़ा का जब प्रतिफल निकलता है तो एक बहुत बेहतरीन कोई रचना कभी कभी निकल आती है। तो जब आप कभी ऐसी परिस्थितियों के बनी कभी ऐसी कोई विपरीत कि बिल्कुल जब बिल्कुल, आपने मतलब लिखा हो और निर्देशन के समय पर कुछ हाँ डिफरेंट हो बिल्कुल गया हो बिल्कुल एकदम बिल्कुल से? होता है ऐसा कि कभी कभी जैसे हमने लिखा, जी। लेकिन वो कभी नाटक के फ्रेम में उतना फिट नहीं हो। फिट नहीं बैठा। तो हमारे थिएटर की भाषा में उसे इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है, वहीं पर उसको बदल देना, वहीं पर तत्कालीन रूप से उसको बदल देना। जैसे माना कोई पारंपरिक हमारे पास लोकगीत है, जी। लोकगीत के कुछ कुछ मीटर हमारे उसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, जैसे उस वक्त के समय के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, जितना हमारे पास टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो उसको कितना हमने उसको सीमित करना है, कितना न्यूनतम करना है। जैसे हम जीतू बगडवाल का एक लोक साहित्य से उपजावा गीत गाते हैं, जीतूत शोभनु छया गरीबा का बेटा, मातात सुमेरा छई दादी प्योली जैसू, दादाजी कुंजर छया छुट भूला शोभनु, छुटी भूली शोभनी छय रतुड़ा कठुड़ा। ये हमने गीत मीटर में गाया। अब हमारे पास इतना वैक्यूम बच गया, इतना समय बच गया, हमारी जो है लाइट्स टाइम पर नहीं आई, या हमारा पात्र सही समय पर नहीं आया, या हमारा कुछ थोड़ी सी टाइमिंग की गड़बड़ हो गई। तब एक साहित्यकार, एक निर्देशक, एक संगीतकार इस पूरे वैक्यूम को किस तरह से भरता है, वो एक अलाप दे देता है,
ये जीतूत सोबनु चया गरीबा का बेटा मातात सु मेरा छई दादी फ्योली जैसू दादाजी को जर छया छोटी भूली सोबनी छोटी भूली सोबनी छे रतोड़ा का ठोड़ा। अब इसमें भाषा भी आ गई, शिल्प भी आ गया, धुन भी आ गई, संगीत भी आ गया और हमारा उस वक्त वो जो एक खालीपन जो था फ्रेम था वो भर गया है और इस बीच हमारे पात्र भी आ गए, नया दृश्य भी शुरू हो गया। तो इस तरह से एक वहां पर अपने दिल दिमाग से काम लेना पड़ता है। लोक संस्कृति पर तो आप काफी लिखते रहे हैं, तो जी। अभी जो आधुनिक साहित्य है, जिस तरह से वर्तमान साहित्य को जी, आप जी। देखते हैं, तो क्या जो हमारे लोक साहित्य है वो उसको नई ऊर्जा दे सकता है? कैसे देखिए, देखते हैं एक आप तो इसे? मैं मानता हूँ लेखन किसी भी तरह का हो, जी, लेखन की अपनी एक विशेषता होती है, चाहे वो आधुनिक लेखन की आप बात करें, लोक साहित्य की आप बात करें। लोक साहित्य का एक विशेष बात ये होती है कि उसमें हम अपने पारंपरिक जनजीवन का हिस्सा पाते हैं। जी, कभी कभी लोक साहित्य से हम आज की पीढ़ी को उस अतीत से जोड़ पाते हैं जो उन्होंने देखा नहीं है, जिन्हें जिन्हें आज की हम पीढ़ी कहते हैं, जिन्हें जी, जेन ज़ी कहा जाता है। जी, जी, जेन ज़ी को अभी अपने जल जंगल जमीन के बेसिक मुद्दों की जानकारी नहीं होती। हमारे दौर के जो लोग हैं उन्होंने अपने घर गांव के आंगन देखे हैं, खेत खलिहान देखे हैं, जंगल देखा है और पारंपरिक मकान देखे हैं, पारंपरिक मकानों का शिल्प देखा है। लेकिन आज की पीढ़ी कंक्रीट के जंगलों को ही अपना सब कुछ मान लेती है, जबकि वो जो परंपरागत रहन सहन हमारा था वो एक तरह की पूरी वैज्ञानिक विधि हुआ करती थी। जी, हम लोग एक वैज्ञानिक विधि से पले बढ़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमारी खान पान की संस्कृति हो, चाहे हमारे आभूषणों की संस्कृति हो, चाहे हमारे रहन सहन की संस्कृति हो, यहाँ तक कि हमारा जो इकोसिस्टम जो था वो भी एक बहुत परंपराओं से जुड़ा हुआ था। किस सीजन में कौन सी खेती, किस सीजन में कौन सा अनाज, किस सीजन में कौन से फल, ये हमारी एक पूरी पद्धति बनी हुई थी। लेकिन आज का जो आधुनिक साहित्य है, जैसे जैसे कि आपने प्रश्न किया, उस आधुनिक साहित्य में इस परंपरागत साहित्य को भी अगर हम जोड़ दें तो मुझे लगता है कि उसकी आंचलिकता और बढ़ जाती है। और मैं हमेशा से लोक साहित्य का हिमायती रहा हूँ, इसलिए क्योंकि प्रत्येक समुदाय का अपना एक लोक होता है। जी, आप चाहे जिस जगह से भी आए, मैं चाहे जिस जगह से भी आऊँ, आपके समक्ष सबसे पहला बड़ा प्रश्न यही होता है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं? और आप कहाँ से हैं तो वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वहाँ की विशेषता क्या है। वहाँ की विशेषता वहाँ का लोक होता है, उस लोक से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें होती हैं। लोक संगीत होता है, लोक साहित्य होता है, लोक नाटक होते हैं, लोक कहानियां होती हैं, लोक कहावतें होती हैं। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आपका जीवन थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें कुछ खालीपन है, अधूरापन है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी मनुष्य, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसका जीवन इन सब लोक तत्वों से हरा भरा रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया कि जब आपने खुद नहीं किया हो डायरेक्शन, लेकिन कहीं देखा हो, हाँ, तो हाँ, वो हाँ, चीज आपके बिल्कुल, लेखन में बिल्कुल। उतरी हो, तो कौन बिल्कुल, सा बिल्कुल। मोमेंट था? जैसे हम लोगों ने मुझे याद है कि आज से 20-25 वर्ष पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में जी, एक नाटक किया था, जिसमें हमने लोक कहावतों को लेकर के एक नाटक, जिसमें 5 भाई कठैत, हमारे एनएसडी के डायरेक्टर शीश डोभाल जी ने वो डायरेक्ट किया था। तो उसमें मुझे केंद्रीय भूमिका में रखा गया, उसको सूत्रधार के रूप में। हमारे यहाँ एक विधा होती है भड़ौली शैली। भड़ौली का मतलब होता है भड़ों की शैली, भड़ों के ऊपर गाई जाने वाली या कहावतों से भरी हुई जो कथ्य होता है उसे भड़ौली जी। कहा जाता है। भड़ से तात्पर्य भड़ौली से है। जैसे उसमें एक राइम चलता है, अलम माई मर्दान का चेला, सिंगस्ती पाटा, शेर का बच्चा, निमो का फाड़ा, कस्तूरी का डला, कगरल जोंगा, मुंगरेली फिल्ली, इन छाबल से 5 भय कठैत। अब ये भाषा को जब मैंने निकट से वो जो रिसोर्स पर्सन थे, उनका नाम गिरिराज हुआ करता था, अब तो वो नहीं रहे, उनके पास जब हम बैठते थे तो जब वो इस तरह के राइम चलाते थे तो भीतर से एक उद्वेलन हुआ जी, कि क्या हमारे साहित्य में क्या नहीं हो सकता। और जब ये इस तरह का ये जो कैरेक्टर जब मैंने निभाया, तो जैसे आपने कहा, ये एक टर्निंग पॉइंट था जी, कि हमारे लोक साहित्य में कितनी बेहतरीन चीजें इसमें रखी गई हैं। ऐसी ऐसी तमाम दर्जनों विधाएं हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों विधाएं, जिसमें भड़ौली है, बगडवाली है
और रासई हैं, हमारे हमारे जागर शैली हैं। तो भीतर से कहीं ना कहीं एक रचनाकार ने भी समानांतर रूप से जन्म जी लिया। और जब कभी भी जरूरत होती है तो उसको हम कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, जैसे आजकल हम एक नाटक तैयार कर रहे हैं द्रौपदी चीरहरण पर, जिसमें लोकल भाषा में जिसे कहते हैं द्रुपदा की लाज। द्रुपदा की द्रुपदा की लाज, लाज का मतलब मान मर्यादा, इज्जत। द्रुपदा की इज्जत का जो किस तरह से पांडव बचाएं, उस पर एक केंद्रित एक नाटक होता है। तो हमने मिलकर के एक नाटक लिखा है। हमारी एक सहयोगी है कांता, हमारे एक साथी हैं शैलेंद्र तिवारी, और उसमें ज्यादातर जो पोइट्री है वो मैंने जी उसमें ऐड की है। जहां पर, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, जहां पर हमें मीटरों का और उसके गद्य का जब ध्यान रखना पड़ता है। जैसे माना एक गीत उसमें आता है कि हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ को एक उनका संदेश जाता है युधिष्ठिर महाराज को, विदुर का, धृतराष्ट्र के माध्यम से, कि ये जुआ खेलने का, यानी जिसे द्रुत क्रीड़ा कहा जाता था, द्रुत क्रीड़ा के लिए निमंत्रण जाता है। तो निमंत्रण में वो इस तरह से, हम अपनी लोक भाषा में उसको कहते हैं, सेवा लादू चाचा जी की खुट्टियों में खरी खरी, सेवा लादू चाचा जी की खुट्टियों में खरी खरी, धन भाग हमारा तुमुन हम ते याद करी, कुशल होला भयबंद सभी हस्तिनापुर माज, आज कनके न्यूतों दीने क्या चे तुम्हारो काज। ये छोटे छोटे गीत, ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये नाटक के हिसाब से उनका मीटर, उनकी जरूरत और उसकी धुनों का भी हमें इस्तेमाल करना होता है। तो ये तात्कालिक रूप से बनाए गए हमारे गीत होते हैं कि वहां पर किस तरह की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमारे जो ये, जैसे कि आपने कहा कि कहाँ से ये चेंज हुआ, तो लोक नाटकों में केंद्रीय भूमिकाओं को निभाते निभाते ये मन में आया कि इस तरह की रचनाएं अगर हम करते रहेंगे तो हम अपने लोक साहित्य को और समृद्ध कर सकते हैं। डिजिटल युग, क्योंकि आप तो उस जमाने से लिख रहे हैं जब डिजिटल की बिल्कुल भी कोई नहीं, ऐसी जब खास हमने दुनिया नहीं थी। तो अब का जो डिजिटल युग है वो लेखन को किस तरह से बढ़ा रहा है, या आपकी नजर में कह सकते हैं कि प्रभावित अभी कर तो रहा मैं है? देखता हूँ, मैंने बहुत से युवाओं को देखा है, और ये एक तरह की, मुझे नहीं लगता कि ये एक तरह की अपने स्वयं के साथ कितनी ईमानदारी हम बरत रहे हैं। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है। किसी को हम कहते हैं यार इस पर एक थोड़ा सा कंटेंट तैयार करना, तो झट से आप गूगल को पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं, और वो कुछ ना कुछ आपको। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो शब्दों की वर्तनियां हैं, भाषा का संस्कार है, उसका जो मायने हैं, भाषा के जो बिंब हैं, वो कहीं ना कहीं सारे मिसिंग होते हैं। तो डिजिटल युग के भरोसे तो कोई अच्छी सृजन होगा, इस बात से मैं आश्वस्त नहीं हूं। उसके लिए आपको साहित्य की यात्रा तो करनी पड़ेगी, भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी, अंतःकरण में आपको कुछ न कुछ संजोना पड़ेगा, सृजन करना पड़ेगा। तो मुझे डिजिटल जो एज है वो आपका कुछ संशोधन तो कर सकता है, लेकिन मौलिकता नहीं दे सकता है। ये मेरा अपना ठोस मेरी मान्यता है। आपने नशा मुक्ति, सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, बिल्कुल, सभी बिल्कुल, विषयों पर लिखा भी है और उस पर निर्देशन भी किया है। तो आज का युवा इससे कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, उस तरह बिल्कुल। के लेखन से? एक तो लेखन की जो आपकी शक्ति है, लेखन की जो पावर है, वो इतनी अट्रैक्टिव आपकी होनी चाहिए कि ऐसे उसमें पंच होने चाहिए, इस तरह से भाषा प्रभाव उसमें होना चाहिए, और इस तरह से भाषा की प्रभावशीलता उसमें होनी चाहिए कि आम दर्शक आपसे जुड़ पाए। जैसे कि एक मैं साधारण सा उदाहरण देता हूं, कोई वक्ता होता है जी। एक कुशल वक्ता और अकुशल वक्ता। आपने तो इस फील्ड के आप हैं और बहुत से ऐसे लोगों से आपका राब्ता रहता होगा। कुशल वक्ता अपने आप को कैसे ऑडियंस से जोड़ पाता है, उसका भाषा शिल्प उसमें जोड़ने का काम करता है जी। उसका संप्रेषण उसका जोड़ने का काम करता है, उसकी जो वोकेबुलरी है, जो शब्दकोश है, वो जोड़ने का काम करता है। ठीक उसी तरह से लेखन भी अपने आप में उसी तरह का कौशल मांगता है जी। आपका भाषा शिल्प, आप जब पढ़ना शुरू करें तो उसमें एक लयात्मकता हो, एक गद्यात्मकता हो, ऐसा लगे कि एक नदी बह रही है, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो गद्य हो, किसी भी साहित्य के कोई भी फॉर्म हो। तो मुझे लगता है कि अगर आम आदमी से आपको जुड़ना है तो आपको भाषा का शिल्प, शब्दों की जो प्रभावशीलता है,
और लेखन का जो एक जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में जिसे ह्यूमर कह सकते हैं, जिसे मतलब जो आपका समय काल देश काल के अनुसार आपका लेखन कितना प्रभाव छोड़ता है, तो निश्चित है कि हर हर युवा, हर युवती, हर पाठक आपसे जुड़ेगा। कुछ टेलीफिल्म्स भी आपने लिखी। हाँ, तो टेलीफिल्म लिखी जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रौढ़ सतत शिक्षा प्रसार विभाग में था, यानी कंटिन्यूइंग एजुकेशन में जब मैं अध्यापन करता था, तो हमारा एक फील्ड था, क्रिएटिव फील्ड, जिसमें हमने रंगमंच, फिल्म, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्रीज और अवेयरनेस के तमाम कार्यक्रम किए। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था जी। जिसमें ये कहा गया था कि कुछ सोशल अवेयरनेस को लेकर के कुछ टेलीफिल्में बननी है और दूरदर्शन ने उनको प्रसारित किया। उससे पहले हाँ, एक और हमने एक डॉक्यूमेंट्री निर्मित की थी दिल्ली दूरदर्शन के साथ में मिलकर के, जो साक्षरता अभियान को लेकर के, नेशनल लिटरेसी मिशन, उसको NLM कहा जाता था उस समय, और ये वर्ष 2001 या 2 के आसपास की बात है। तो उस वक्त हमने बहुत से गीत लिखे, 10 टेलीफिल्में मैंने लिखी जिनको हमने शूट किया और डिफरेंट अभिनेताओं को उसमें लेकर के उसमें काम किया, और इन सब का डॉक्यूमेंटेशन को लेके हमारे विभाग को एक बहुत बड़ा अवार्ड उस वक्त मिला था 2003 में, जिसे यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है, जिसे विज्ञान भवन में तब के हमारे जो शिक्षा मंत्री थे श्री मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने ये हमें हमारे HOD प्रोफेसर अरुण मिश्रा जी को प्रदान किया था। तो उसमें पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन था वो हमारी टीम का और स्वयं का मेरा अपना इनिशिएटिव था, जिसमें साक्षरता के गीत थे, जिसमें डॉक्यूमेंट्री, खासतौर से जो 10 फिल्में थी तो मैंने लिख करके कैरेक्टर वाइज, और जिसमें आपने जैसा कि पूछा, नशा मुक्ति, पर्यावरण, बालिका शिक्षा, दहेज के खिलाफ और बहुत से ऐसे समसामयिक विषय थे। तो ये एक अच्छा उपलब्धि परक कार्य हमारे लिए रहा। आपकी सबसे पसंदीदा कौन सी थी टेलीफिल्म? उसमें हमारी जो सबसे अच्छी थी वो दहेज प्रथा को लेकर के थी, ड्रॉरी सिस्टम पर था, और जिसमें तब का, हालांकि वो आज भी वो समस्या बहुत बरकरार है। एक दौर में मैंने देखा कि दहेज को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में हो गई थी, और मुझे जगह जगह जब ये समाचार सुनने को मिलता कि दहेज के एवज में, दहेज न देने के एवज में लड़की को मार दिया गया, नई ब्याहता को मार दिया जाता है, गुमशुदा हो जाती हैं या घर में कलेश हो जाता है, ये एक बड़ी पीड़ा मन में रहती थी। तो जब इस तरह का हमारे पास अवसर आया तो हमने इस पर एक फिल्म बनाने की सोची, और हमने इस फिल्म को तरह तरह से माध्यमों से, तब के ज़माने में हमारे पास प्रोजेक्टर हुआ करते थे, गांव-गांव जाकर के हमने साक्षरता कैंपों में, ब्लेज कैंपों में इन फिल्मों को दिखाया। तो एक थोड़ा सा अगर कहीं मतलब लगता है कि 1% भी कुछ चेंजेज हमारे इस एफर्ट से हुए हैं, तो उसे मैं अपनी सफलता मानता हूँ, और लोगों ने स्वीकार किया कि ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है और इसको दूर किया जाना चाहिए। तो कभी किसी का ऐसा रिस्पांस आया आपके पास, आपने कोई नाटक की प्रस्तुति दी हो या कोई आपके लेखन से जुड़ा हो कि जिस पर आपका कोई ऐसा रिप्लाई आया हो किसी का, तो आपको बिल्कुल लगा बिल्कुल, हो कि हमने ये तो गांव में हमारे पास क्या होते थे कि जो रूरल कैंप्स होते थे, जी तो हम स्वयं के लिखे हुए नाटक, जैसे एक चिट्ठी नाटक हमारा हुआ करता था, जी उसमें हालांकि बहुत से पहले से उसमें स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन उसको जब हमने इम्प्रोवाइज किया तो वो लिटरेसी पर बेस्ड था, कि जैसे घर में एक बुजुर्ग है जो अनपढ़ है, फौज से चिट्ठी आ रही है, जी और वो डिपेंड है किसी रसोगदार पर, रसोगदार उसकी चिट्ठी पढ़ने की उससे हल लगवा रहा है, उससे लकड़ी फरवा रहा है और तमाम तरह के काम कर रहा है, और बाद में उल्टा सीधा पढ़ दे रहा है, जो जैसा कि उसके साथ हुआ ही नहीं, कि लड़का कहीं चला गया, तेरा गायब हो गया, और जब लड़का घर में आता है तो तब पता चलता है कि मेरे बाप को इस तरह से सताया गया। जी और वो नाटक हालांकि बहुत ही साधारण भाषा का हमारा रहा, लेकिन जब पब्लिक के बीच में हम गए तो एक बुजुर्ग की समझ में, एक अनपढ़ व्यक्ति की समझ में, एक अनपढ़ माँ की समझ में ये बहुत ठीक तरह से आया कि थोड़ा बहुत ही सही हमें अक्षर ज्ञान, कम से कम बैंक में जाकर के वो अपने जी। हस्ताक्षर कर ले, पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपने हस्ताक्षर कर ले, और ये एक अवेयरनेस आई और एक क्रांति उस समय आई थी। खुद मैंने स्वयं अपनी माँ को, जो अनपढ़ माँ थी, उसको पढ़ना लिखना सिखाया मैंने। मेरी माँ अब अखबार पढ़ लेती है, मेरी माँ छोटे मतलब हल्का फुल्का सतही तौर पर पुस्तकें पढ़ लेती हैं, बहुत अच्छा। पूजा की मंत्र पढ़ लेती हैं, और बिल्कुल अनपढ़ माँ थी मेरी, और ये अवेयरनेस उस समय से मैं अपनी माँ के भीतर ला पाया हूँ। आप खुद रुद्रप्रयाग से हैं जी, डिस्ट्रिक्ट और रुद्रप्रयाग जी वहाँ से हैं, और केदार घाटी जी। वहाँ से आपका लगाव भी है, उसमें आपने कई जो वहाँ के एक कह सकते हैं कि महामंच हाँ,
पर रहे हैं, महानाट्यों का महानाट्यों का एक मंचन किया है वहां से। पांडव नृत्य भी है, चक्रव्यूह मंचन है। तो नंदा देवी वहां नंदा से की भी कथा आपने है, वो किया है। चमोली वो का चमोली हलन में किया, आ लेकिन जाती वो है। इलाका नंदा इलाका, का ही है। हाँ, नंदा का है। तो उसमें आपने किस तरह से अपने लेखन को लिखा है? एक तो पहले पांडव की शुरुआत में बताता हूँ कि जब मैं बचपन में था, बचपन जब गांव में बीता हमारा, तो हमारे यहाँ ये कौथिग जी, हुआ करते कौथिग। थे। तो मुझे मेरी जो कलात्मक रुचियों को देखते हुए घर वालों ने मुझे भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करने को दिया, अच्छा। 5 या 6 वर्ष की आयु में। और तब तो बहुत ज्यादा इतना बोध नहीं होता, एक बालक बुद्धि जी, जितना मुझसे हो पाया। लेकिन लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है, बहुत अच्छा कलाकार बन सकता है। तो मैं लगातार 1 महीने तक पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में नाचता रहा। तो उस नाच और भगवान कृष्ण के उस पात्र के धारण करने के बाद, ये ईश्वर की कृपा है, नारायण की कृपा है कि स्वयं के भीतर कला का जन्म हुआ। फिर मैं गा भी लेता था, बचपन जी। से गाने की आदत रही। लोक नृत्य भी बहुत अच्छा कर लेता था। जब स्कूल में आकर के जब थोड़ा चेतना का विकास हुआ, यहाँ से लेखन का भी काम शुरू हुआ, कुछ कविताओं के रूप में, कुछ गद्य के रूप में, कुछ साहित्य के रूप में। हालांकि वो कभी प्रकाशन में बहुत सी चीजें नहीं आई, लेकिन वो नाटकों के मंचों में, गाने में बहुत सी काम आई। तो अभी आपने जैसे लोक नाट्य की बात की, चक्रव्यूह की या बगडवाली या नंदा की, जी। तो ये तो ऑलरेडी हमारे लोक साहित्य में है। हमने उस लोक साहित्य को थोड़ा सा और अपनी तरह से इम्प्रोवाइज किया और भाषा का शिल्प हमने इसमें बनाने की कोशिश की है। जैसे कि आपने नाम लिया आचार्य कृष्णानंद नौटियाल, जिनके बारे में जी। कहा जाता है कि उन्होंने गढ़वाली में चक्रव्यूह सबसे पहले किया। उसके बाद इसको ठीक तरह से इम्प्रोवाइज करते करते एक इतना बेहतरीन एक शिल्प बना कि आज ये एक मानक है गढ़वाली रंगमंच को लेकर के। साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय जो विधा हमारी लोक नाटकों में, वो चक्रव्यूह की बन गई, जिसमें हमारे सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी, हमारे जो स्वर्गीय हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है। उसके बाद प्रोफेसर पुरोहित साहब ने इसको एक अच्छा फ्रेम दे करके, और हम एक बहुत ही एक कॉन्क्रीट जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार हुआ। उसका म्यूजिक मैंने तैयार किया, म्यूजिक के साथ उसके मीटर मैंने तैयार किए, और उस मीटर को जब हम मंचन के साथ जब करते हैं तो भाषा का शिल्प एक अलग तरह से उभर आता है। पांडव नृत्य में ही पांडव नृत्य का ही पार्ट ये चक्रव्यूह है। अच्छा। जिसे हमारे यहाँ महानाट्य के रूप में माना जाता है जी। तो ये इन लोगों का मैं ऋणी भी हूँ, जिन लोगों ने ये एक बेहतरीन दस्तावेज देकर के हमको काम करने का अवसर दिया, और उस काम पर हम अपने अकॉर्डिंगली, मतलब म्यूजिक के अकॉर्डिंगली उस लिटरेचर को और डेवलप करते गए। आपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी पहुंचाया, तो वहाँ किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? हाँ, एक बार जब हम जर्मनी, यूरोप में, हाइडेलबर्ग एक जगह है जहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमने ये प्रयास किया कि जो उत्तराखंड का जो एक और विराट जो लोक संस्कृति है, नंदा देवी के गीत और उसके कुछ नाट्य शिल्प हैं, प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जी के साथ में जाना हुआ। वहाँ पर विलियम बोसेक्स जो उस इंस्टीट्यूट के एचओडी हुआ करते थे, उनके निवेदन पर हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट थे, दूसरे और जो लिटरेचर फॉर्म के जो स्टूडेंट थे, उनकी तो जानकारी हमसे ज्यादा थी इस मामले में। विलियम बोसेक्स की जानकारी तो इतनी ज्यादा है यहाँ के लोक में, खासतौर से नंदा के गीतों में, नंदा की जो अलग अलग विधाएं हैं उन पर, मुझे लगता है कि लोकल जो आदमी है उतनी उनकी भी जानकारी नहीं। और जब हम उन लोगों के साथ में, जब हमने गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से ये बातें जब साझा की, तो उनके बहुत से रहस्योद्घाटन हुए कि उत्तराखंड का जो लोक जीवन है कितनी गहरी मान्यताओं पर जुड़ा हुआ है, कितनी गहरी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और इनके पास सांस्कृतिक रूप से इतनी बड़ी विरासत है जो कि विश्व में, जिन्हें वास्तव में जिसे देवभूमि कहा जाता है। और देवभूमि क्यों कहा जाता है, ये वहां जाकर के लोगों को, जब लोगों से हमारा साक्षात्कार हुआ, गीतों के माध्यम से, प्रस्तुतियों के माध्यम से, हमने अपने यहाँ जो उस वक्त जब हम स्लाइड शोज करते थे, जो जिनको पीपीटी कहा जाता है, पीपीटी के माध्यम से हमने उत्तराखंड दर्शन करवाया, तो तब जाके उनकी रुचियां बढ़ी, और उसके बाद वो लोग फिर यहाँ स्टडी के लिए आए। फिर जब नजदीक से उन्होंने जब देखा
तो वास्तव में वो मानते हैं कि उत्तराखंड कितना रिच है अपनी संस्कृति के लिए। तो ये सब साहित्य में है और ये किसी से छुपा नहीं है। ये वैश्विक रूप से हम बहुत लोकप्रिय हैं, इस बात के लिए हमें बहुत गौरव होना चाहिए। तो यूथ के लिए कोई संदेश? यूथ के लिए संदेश यही है कि आधुनिक जीवन के साथ साथ परंपराओं का वो निर्वहन जरूर करें। हमारी पूरी की पूरी जो संस्कृति है वो पूरी वैज्ञानिक आधार पर है। मैंने जैसे कहा कि हमारी खान पान की संस्कृति वैज्ञानिक आधार पर है, हमारी रहन सहन की संस्कृति वैज्ञानिक आधार पर है। वो सिर्फ सांस्कृतिक निधि नहीं है, वो हमारी वैज्ञानिक निधि भी है जी। हमारे हर पहर का आचरण पहरों के हिसाब से टिका हुआ है। कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कब कार्य करना है ना। और ऋतुओं के अनुसार हमारा जीवन चक्र बना हुआ है। और अब आजकल के तो बच्चे अब रात को 2 बजे सो रहे हैं और दिन के 2 बजे उठ रहे हैं, तो उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो गड़बड़ा गया है। बायोलॉजिकल सिस्टम जब गड़बड़ा जाता है तो मन, मस्तिष्क, शरीर, अस्थि, मज्जा जो होती है वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल आप देखते होंगे कि बच्चों में एक अलग तरह का अवसाद है, बच्चों में एक अलग तरह का इरिटेशन है, बच्चों के स्वभाव में एक अलग तरह का परिवर्तन है और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना और एक तरह का जो मतलब अपेक्षित व्यवहार जो चाहते हैं वैसा अब बच्चा अपने सीनियर के साथ, अपने माँ बापों के साथ नहीं कर पा रहा है। वो टोटल हमारे उस आचरण को छोड़ जाने की वजह से ऐसा है। तो मतलब अगर अच्छी राइटिंग करनी है तो बिल्कुल, अपने सोने जगने के समय को भी सोने जगने का समय निश्चित होना चाहिए। हालांकि मोबाइल की आदत ने हमारी भी आदत खराब कर ली है। और जब एक दौर में हुआ करता था जब मुर्गे की बांध पर हम उठा करते थे, अपने गाय भैंसों के बातचीत से हम उठ जाते थे, है ना। तो वो सब समय चला गया है, लेकिन फिर भी जो हमारा खास तौर से भारतीय वैदिक परंपराएं हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर उनका निर्माण हुआ है। और अब तो ये आपको जानकारी ताजुब होगा कि उन परंपराओं का जो निर्वहन है वो यूरोप के लोग कर रहे हैं। लोक भाषा के संरक्षण के लिए, क्योंकि आप गढ़वाली में खुद भी लिखते रहे जी, हैं। जी। लोक भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर बहुत स्ट्रॉन्ग पहल होनी चाहिए। जैसे स्कूली लेवल पर पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर इनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे एक सर्टेन पाठ्यक्रम होना चाहिए जैसे कि अन्य राज्यों में है। अगर आप दूसरे राज्यों में जाएं तो वहाँ मैंडेटरी है। पंजाब जाएंगे तो पंजाबी सीखना मैंडेटरी है, गुजरात जाएंगे गुजराती सीखना मैंडेटरी है। साउथ में जितनी भाषाएं हैं सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आप प्रश्न करिए उत्तराखंड की सरकार से, आप कितनी भाषाएं पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड? कहीं कहीं सुनने में आता है और वो भी एक फॉर्मली तौर पर है। ये फॉर्मल नहीं होना चाहिए। एक इच्छा शक्ति और एक विल होनी चाहिए सरकार की कि अपने राज्य को बचाना है, भाषा के स्तर पर बचाना है, लोक साहित्य के स्तर पर बचाना। तो स्कूलों में इसका पठन पाठन मैंडेटरी किया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए और उसके परीक्षाएं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए। अच्छा लगा और बहुत कम समय में काफी कुछ शायद मैं बोल गया हूँ। और जितना भी आपका काम का होगा वो उसके लिए दर्शकों से उम्मीद है कि उस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर सोचेंगे और जो काम का नहीं होगा वो हमें वापस दे देंगे। तो ये थे हमारे साथ राकेश भट्ट जी, और ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।